नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजपाल प्रकाशन की एक किताब जिसका नाम है मेरे सपनों का भारत। गांधी जी के 75 लेखों का संकलन है इस किताब में, और ये लेख 1920 से 1940 के दौर के लिखे गए हैं। इस किताब के शुरू में गांधी अपने लेखों के संबंध में पाठकों से अपील करते हैं, और उनकी यह अपील हरिजन बंधु पत्रिका में 30 अप्रैल 1930 को प्रकाशित हुई है। वो कहते हैं, मेरे लेखों का मेहनत से अध्ययन करने वाले और उनमें दिलचस्पी लेने वालों से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे हमेशा एक ही रूप में दिखाई देने की कोई परवाह नहीं है। सत्य की अपनी खोज से मैंने बहुत से पुराने विचारों को छोड़ा है और अनेक नई बातें मैं सीखा भी हूं। उम्र में भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा आंतरिक विकास होना बंद हो गया है या देह छूटने के बाद मेरा विकास बंद हो जाएगा। मुझे एक ही बात की चिंता है, और वह है प्रतिक्षण सत्यनारायण की वाणी का अनुसरण करने की मेरी तत्परता। इसलिए जब किसी पाठक को मेरे 2 लेखों में विरोध जैसा लगे, तब अगर उसे मेरी समझदारी में विश्वास हो तो वह एक ही विषय पर लिखे 2 लेखों में से मेरे बाद के लेख को प्रमाणभूत माने। यानी कि ये बात इस तरफ इशारा करती है कि हम प्रतिपल सीखते हैं, और आज की तुलना में अगले दिन हम और ज़्यादा कुछ सीख रहे होते हैं। हम ज़्यादा आलोचक होते हैं, ज़्यादा समालोचक होते हैं अपने विचार के प्रति, अपने कार्य के प्रति। एक तरह से रिफ्लेक्टिव होने की बात जिस तरीके से गांधी जी ने इस पैरा में कही है, वो बहुत ही बेहतरीन बात है, और एक तरह से देखा जाए तो वो एक इस पूरे किताब की आधारभूत बात भी है। गांधी जी के महात्मा बनने की कहानी को अगर आप जानना चाहें तो गिरिराज किशोर जी की लिखा एक उपन्यास है, पहला गिरमिटिया। तो वहाँ पर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति महात्मा की श्रेणी में चला जाता है और पूरी दुनिया में विख्यात हो जाता है। ऐसे कैसे कोई व्यक्ति विचार और कर्म का एका करता गया और मानवीयता, ईमानदारी, अहिंसा, निर्भयता के साथ चलते हुए महात्मा बना। यह जानना आज के दौर की महत्वपूर्ण जरूरत भी है, और ये प्राथमिकता है आज के दौर की। यानी गांधी को समझना, उसके विचार को समझना आज के दौर की प्राथमिकता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे सपनों का भारत एक अच्छा दस्तावेज है जो गांधी विचार को समझने में मदद करता है। वर्तमान दौर में जिस तरीके का भी गांधी जी के बारे में एक परिप्रेक्ष्य बना है कि गांधी को सिर्फ स्वच्छता अभियान तक जोड़कर हम देखें, या फिर गांधी को चरखे से ही मात्र हम चरखा चला के हम गांधी बन जाएं, या खादी पहन के हम उस विचार के प्रणेता बन जाएं, ऐसा अगर होता है तो वो एक तरह से तर्कसंगत बात नहीं लगती है। गांधी को समझना है तो गांधी के लिखे गए साहित्य से गुजरना पड़ेगा, उनके विचार से गुजरना पड़ेगा, और बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मजबूती के साथ समझना पड़ेगा। और जो एक आत्मबल उनके अंदर था, उस आत्मबल से एकाकार करना पड़ेगा, तब शायद गांधी समझ में आए। और तब हम शायद यह कहने से भी बचेंगे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हम ये कहने लगेंगे जैसे जैसे हम गांधी को समझेंगे, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो इस किताब में 75 अध्याय हैं जो गांधी के आलेख हैं। इन छोटे छोटे अध्याय में महात्मा गांधी जी ने अपने सपनों के भारत का वर्णन किया है। उन्होंने स्वराज्य, राष्ट्रवाद का सच्चा स्वरूप, भारतीय लोकतंत्र, भारत और समाजवाद, उद्योगवाद का अभिशाप, वर्ग युद्ध, बेकारी का सवाल, ग्राम स्वराज्य, चरखे का संगीत, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, उच्च शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता का अभिशाप, धर्म परिवर्तन, समाचार पत्र, भारत में विदेशी बस्तियां, भारत पाकिस्तान और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय प्रकट की है। आज जबकि अभी मैंने इस किताब के 4 अध्याय पढ़े हैं और एक मोटी मोटी समझ बनाने की कोशिश की है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं समझ पाया हूँ आपके सामने उसको साझा कर पाऊँ। हालांकि मेरा अध्ययन इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि मैं गांधी जैसे कद्दावर व्यक्ति पर कुछ प्रकट करने की हिमाकत करूं, लेकिन विचार रूप में ऐसा करने की प्रेरणा मुझे मेरा कार्य देता है। और जिस तरह का मेरा कार्य का नेचर है, स्वभाव है मेरे कार्य का, तो वो वहाँ से मुझे एक सार्वभौमिक इजाज़त मिल जाती है कि मैं किसी सार्वभौमिक विचार के बारे में अपनी राय रख सकूं, अपनी समझ प्रकट कर सकूं।
और आप मदद कीजिएगा मुझे और अधिक अच्छे से समझने में। गांधी ने मेरे सपनों का भारत की शुरुआत ही इस पंक्ति से की है कि भारत की हर चीज मुझे आकर्षित करती है। सर्वोच्च आकांक्षाएं रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब उसे भारत में मिल सकता है। भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। तो अगर हम इस वन लाइनर को भी समझें और इसकी गहनता में जाने के बारे में सोचें और बहुत गहराई से सच्चाई से इस बात का मूल्यांकन करें कि हमारा देश भारत मूल रूप से कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। तो मौजूदा आधुनिकता ने जिस तरीके से कर्म भूमि को भोग भूमि में तब्दील किया है और हमारे तमाम प्रयास इसी ओर जुटते दिखाई देते हैं, तो एक तरीके से उन्होंने बहुत मजबूती से इस बात को कहा है। इस बात को गांधी 1933 के आसपास लिख रहे हैं और किताब का एक एक पृष्ठ गांधी विचार को जानने की उत्सुकता को बनाए रखता है। जैसे जैसे आप गुजरते जाते हैं एक एक आर्टिकल से, तो वो आपकी रुचि को और बढ़ाता है। गांधी आगे लिखते हैं कि भारत दुनिया के उन गिने हुए देशों में से है जिन्होंने अपनी अधिकांश पुरानी संस्थाओं को, यद्यपि उन पर अंधविश्वास और मूल भ्रांतियों की काई चढ़ गई है, को कायम रखा है। यानी कि जो सकारात्मकता है पारंपरिक विचारधारा में, उसको उन्होंने कायम रखा है। साथ ही वह इस तरह की भ्रांति और अंधविश्वास को दूर करने की सहज क्षमता को भी प्रकट करता है। यानी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं इतिहास में, परंपरा में, जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज भी कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, सकारात्मक चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं, वो अंधविश्वास और रूढ़ी के रूप में भी प्रकट होती हैं। तो उनको दूर करने की भी बात वो कह रहे हैं, उनसे मुक्ति पाने की भी बात कह रहे हैं। तो एक तरह का आशावादी नजरिया भी दिखता है। आशावादी नजरिए की एक मजबूत बानगी इन पंक्तियों में झलकती है। भारत के लाखों करोड़ों निवासियों के सामने जो आर्थिक कठिनाइयां खड़ी हैं, उन्हें सुलझा सकने की उसकी योग्यता में मेरा विश्वास इतना उज्जवल कभी नहीं रहा जितना आज है। तो जैसे जैसे उनका अध्ययन बढ़ता गया, उनकी यात्राएं बढ़ती गईं और लोगों के साथ उनका संवाद बढ़ता गया, तो फिर वो इस तरह की सोच भी उनकी बढ़ती गई, बनती रही। एक और प्रभावशाली बात गांधी लिखते हैं, वे कह रहे हैं कि मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयास करूंगा जो भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त कर दे और उसे आवश्यकता हो तो पाप करने तक का अधिकार दे। तो ये उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन लाइन है। यानी कि ऐसा भारत, एक देश का एक ऐसा संविधान वो कह रहे हैं कि जो हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त हो। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जहां गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद न हो, जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। यानी कि स्त्री पुरुषों के अधिकारों की समानता की बात को गांधी कह रहे हैं। क्योंकि शेष दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा, यानी हम न तो किसी का शोषण करेंगे और न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे। इसलिए हमारी सेना छोटी से छोटी होगी। जब हम गांधी के एक बहुत ही मजबूत पक्ष को समझने की ओर जाते हैं, अहिंसा जो एक मजबूत पक्ष है उनका, तो वहाँ उसी विचार से प्रेरित होकर वे कह रहे हैं कि हमारी जो भूमिका होगी इस चराचर जगत में, इस शेष दुनिया के साथ जो भी हमारा संबंध होगा, वो संबंध होगा शांति का, सहयोग का। उसमें न तो हम किसी का शोषण करेंगे और न शोषित होंगे। इसलिए ये जो सेनाएं हमारी हैं, इनकी जरूरत ही बहुत कम पड़ेगी। भाई जब हम युद्ध में ही हमारा युद्ध में भरोसा नहीं होगा, हमारा जुड़ने में भरोसा होगा। ऐसे सब हितों का जिनका करोड़ों मूक लोगों के हितों से कोई विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जाएगा। फिर वे हित देसी हों या विदेशी। किसी विचार को अपनाना अथवा उनका पालन करना व्यक्ति का अपना निर्णय हो सकता है। यानी किसी विचारधारा को अपनाने का व्यक्ति का अपना निर्णय हो सकता है। उपरोक्त विचारों में एक तरह का संतुलन मुझे लगता है। पहले तो गांधी विचार को समझना आसान नहीं है, मतलब ये बहुत आसानी से समझ में भी नहीं आता है। यदि समझ में आ भी जाए तो उसको वर्तमान दौर में शब्द से जीना और तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। फिर भी जब कभी मन अशांत हो तो गांधी साहित्य को पढ़ने से एक तरह की राहत तो मिलती है। ये आप भी इस बात को महसूस करते ही होंगे कि जब कहीं कोई राह नजर ना आए और बहुत नकारात्मकता दिखने लगे जीवन में, तो गांधी के संघर्ष, उनकी जो भी उन्होंने किया था,
संवाद, उसको अगर पढ़ें, उसको अगर ध्यान में लाएं तो एक तरह की ऊर्जा तो मिलती है। स्वराज पर गांधी जी ने क्या सोचा है, क्या लिखा है, उसकी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में स्वराज की अवधारणा पर विस्तार से लिखा है। मेरे सपनों का भारत किताब के दूसरे अध्याय में स्वराज के अर्थ व मर्म को समझाते हुए गांधी लिखते हैं, स्वराज एक पवित्र शब्द है, वह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्मशासन और आत्मसंयम है। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त, निरंकुश आजादी या स्वच्छंदता का अर्थ देता है। वह अर्थ स्वराज शब्द में नहीं है। स्वराज से गांधी का आशय है लोक सम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन, यानी एक ऐसा शासन जिसमें लोक की भी भागीदारी हो और उसकी सहमति हो, उसकी सम्मति हो। लोक सम्मति का निश्चय देश के बालिक लोगों के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में वोट के जरिए हो, फिर वे चाहे स्त्री हो या पुरुष, इस देश के हों या देश में आकर बस गए हों। ये लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवाया हो। सच्चा स्वराज थोड़े लोगों के द्वारा प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता है तो सब लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार कर लेने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है। और आज के संदर्भ में अगर हम इस बात को देखें, स्वराज की जो मूल अवधारणा गांधी जी की है, अगर आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देखें जो उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का हमको अंतर्विरोध दिखता है। जैसा कहा है उन्होंने वैसा नहीं हो रहा है, पर आज तो बहुत ही अलग तरह की परिस्थितियां हैं। कुछ लोगों के द्वारा सत्ता की जा रही है, कुछ सत्ता पे काबिज हैं और उनके द्वारा सारा संचालन किया जा रहा है और वोट प्रभावित किए जाते हैं, ध्रुवीकरण किया जाता है, जाति संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण होता है और एक तरह से लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारों को बदल दिया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खरीद फरोख्त कर सत्ता को विस्तार करने का काम सरकारें कर रही हैं और ये कई दशकों से जारी है। तो इस पर वो चोट करते हुए कहते हैं कि भाई लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसमें लोगों की सहमति सम्मति होनी जरूरी है। और जब शोषण हो रहा हो, जब जनता के हित में काम नहीं हो रहा हो, तो लोग बदल सकें, विरोध कर सकें, प्रतिकार कर सकें, ऐसा समाज, ऐसी कल्पना वो स्वराज के अंदर, ऐसे समाज की कल्पना स्वराज के अंदर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वराज जनता में इस बात का ज्ञान पैदा कर सके कि सत्ता पर कब्जा करने और उसका नियमन करने की क्षमता उसमें है। स्वराज का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयत्न रहना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के लिए सरकार का मुंह ताकना शुरू कर दें तो वह स्वराज सरकार किसी काम की नहीं होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सभी संदर्भों में, तमाम संदर्भों में इस बात को समझ सकते हैं। स्वराज की रक्षा केवल वहीं हो सकती है जहां देशवासियों की संख्या में अधिक देशभक्त ऐसे हों जो देश हित में अपने निजी लाभ को तुच्छ समझें, अर्थात जिनके लिए देश की भलाई का ज्यादा महत्व हो। स्वराज का अर्थ है देश की बहुसंख्यक जनता का शासन। जहां बहुसंख्यक जनता नीति भ्रष्ट हो या स्वार्थी हो, वहां उसकी सरकार अराजकता की स्थिति ही पैदा कर सकती है, दूसरा कुछ नहीं। भले ही 1933 के दौर में उपरोक्त विचार कम प्रासंगिक लगे हों, पर आज एक एक विचार सही साबित हो रहा है। यानी कि उन्होंने तब ये सारी बातें कह दी हैं जो आज घट रही हैं। जिस स्वराज की अवधारणा और मॉडल पर गांधी अपनी बेबाक राय रखते हैं, क्या आज उसकी जरूरत ज्यादा नहीं दिखती? हिंदू राष्ट्र पर भी गांधी बेबाक व खुली राय रखते हैं। गांधी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय स्वराज तो ज्यादा संख्या वाले समाज का यानी हिंदुओं का ही राज्य होगा। इस मान्यता से ज्यादा बड़ी कोई दूसरी गलती नहीं हो सकती। यानी वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो मैं इसका सारी शक्ति लगाकर विरोध करूंगा। स्वराज का अर्थ तो सब लोगों का राज्य, न्याय का राज्य है। पूर्ण स्वराज का आशय यह है कि वह जितना किसी राजा के लिए होगा उतना ही किसान के लिए होगा, जितना किसी धनवान के लिए होगा उतना ही जमींदार के लिए भी होगा,
उतना ही भूमिहीन खेतिहर के लिए होगा, उतना ही जितना हिंदुओं के लिए होगा उतना ही मुसलमानों के लिए, जितना जैन, यहूदी और सिख लोगों के लिए होगा उतना ही पारसियों और ईसाइयों के लिए भी होगा। उसमें जाति पाति, धर्म अथवा वर्ग भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अतः स्वराज में इस बात की कोई संभावना नहीं कि स्वराज किसी के लिए अधिक लाभकारी और किसी के लिए अहितकारी हो या हानिकारक हो। धर्म को गांधी स्वराज का सम चतुर्भुज कहते हैं। धर्म में हिंदू, ईसाई, इस्लाम आदि सबका समावेश होता है। इसलिए स्वराज में धर्म एक सम चतुर्भुज की तरह है। यदि कोई एक कोण विषम हुआ तो उसका रूप विकृत हो जाएगा। स्वराज की प्राप्ति में अहिंसा, सत्य और न्याय समाहित है। इन्हीं के द्वारा हम स्वराज का संचालन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस बात को आगे लिखा है। अहिंसा पर आधारित स्वराज में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। सारी जनता की भलाई का सामान्य उद्देश्य सिद्ध करने में हर एक अपना अभीष्ट योग देता है। यानी कि हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का अपना योगदान है स्वराज को स्थापित करने में, स्वराज को बुनने में और उसका संचालन करने में। समाजवादी कौन है? वर्तमान दौर पूंजीवाद की जद में है, या कहे कि पूंजीवाद जो है वो समाज में हावी है। विकास के जिस रहस्यमयी ऊहापोह में हम हैं वह न तो चैन से जीने देती है न मरने देती है। हमें तरक्की से के सही मायने तलाशने होंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि सही मायने में विकास क्या है, विकास के क्या मायने हैं, हमें इस बात को भी देखना होगा। गांधी कहते हैं समाजवाद एक सुंदर शब्द है। समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं, न कोई नीचा न कोई ऊंचा। जिस तरह मनुष्य के शरीर में सारे भाग महत्वपूर्ण व बराबर हैं, उसी प्रकार समाज रूपी शरीर के सारे अंग बराबर हैं। यही समाजवाद है। इस वाद में राजा, प्रजा, धनी और गरीब, मजदूर और मालिक सब बराबर हैं। इस तरह समाजवाद यानी अद्वैतवाद है। उसमें द्वैत, मोह या भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। द्वैतवाद में ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा का अस्तित्व माना गया है। इसके अनुसार प्रकृति और जीवात्मा में परिवर्तन संभव है, जबकि ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह शाश्वत है। भारत और समाजवाद, इस पर देखते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या कह रहे हैं। सच्चा समाजवाद हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो हमें सिखाता है कि सभी भूमि गोपाल की। इसमें कहीं मेरी और तेरी की सीमाएं नहीं हैं। ये सीमाएं तो आदमियों ने बनाई हैं, इसलिए वे इसे तोड़ भी सकते हैं। गोपाल यानी कृष्ण यानी भगवान। आधुनिक भाषा में गोपाल यानी राज्य यानी जनता। जमीन और दूसरी सारी संपत्ति उसकी है जो उसके लिए काम करे। दुख इस बात का है कि किसान मजदूर को इस सत्य से दूर रखा गया। प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता किसी इंसान को होती है, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं होनी चाहिए। आम जनता की गरीबी का एकमात्र कारण है कि उसके पास आज अपनी कही जाने वाली कोई जमीन नहीं है। अधिकांश लोग आज भी हमारे देश में भूमिहीन हैं। समाजवाद में समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। किसी आदमी के शरीर में सिर सबसे ऊंचा इसलिए नहीं होता कि वो सबसे ऊपर है, पांव इसलिए नीचे नहीं होते कि वह जमीन को छूते हैं। शरीर के सब अंग बराबर हैं और उनका महत्व है। इसी तरह समाजवाद भी है। गांधी आगे लिखते हैं कि मैं 10 बीघा जमीन का मालिक हो गया तो मैं अपनी कल्पना की समानता को जन्म दे ही नहीं सकता। उसके लिए मुझे गरीब बन जाना होगा। मैं धनवानों के द्वारा दी गई मोटरों का फायदा उठाता हूं, मगर मैं उनके वश में नहीं हूं। जैसे ही मुझे लगे ऐसा करना आम जनता के हितों के खिलाफ होगा तो मैं तत्काल इन सुविधाओं का त्याग करूंगा। हमें विदेश से प्राप्त दान की जगह अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। इतना साहस हमें होना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से अपना निर्वाह कर सकें, अन्यथा हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यही बात विदेशी विचारधाराओं के लिए भी लागू होती है। उनको तभी तक मैं अपना सकता हूं जब तक मैं उनको पचा सकूं। परिस्थितियों के अनुरूप उन विचारों में फर्क महसूस कर सकता हूं। मैं उन विचारों में बह जाने से इनकार करूंगा। उद्योगवाद का अभिशाप। अच्छा, उद्योगवाद पर क्या उनकी थॉट है, क्या वो लिखते हैं।
जब उत्पादन और उपभोग दोनों किसी सीमित क्षेत्र में होते हैं तो उत्पादन को अनिश्चित हद तक और किसी भी मूल्य पर बढ़ाने का लोभ फिर नहीं रह जाता। उस हालत में हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था से जो अनेक कठिनाइयां और समस्या पैदा होती है वे भी नहीं रहेंगी। स्थानीयता का विचार यहाँ पर प्राथमिक है। यंत्रों का तभी तक स्वागत है जब तक वे हजारों हाथों की रोजी रोटी न छीने। ये बड़ी मजेदार बात है। बड़े पैमाने पर होने वाला सामूहिक उत्पादन दुनिया के लिए संकट है। प्रत्येक ग्राम स्वयं की आवश्यकताएं पूरी कर ले, वहीं सब कुछ उनके अनुसार हो, जो जमाखोरी कौन किसके लिए करेगा। ये कह रहे हैं कि अगर हर गांव अपनी जरूरत की चीजें अपने ही आसपास उगाने लगे, उत्पादन करने लगे, तो फिर कौन किसके लिए जमाखोरी करेगा। यंत्र मनुष्यों का विकल्प नहीं बने, मतलब मशीनीकरण के खिलाफ भी बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। मनुष्य अपनी मेहनत को कम न करे। भारत की सभ्यता ग्राम जीवन से उपजी सभ्यता है, उसका विलय पश्चिमी शहरीकरण से क्यों किया जाए। भारत को तो अपनी ग्राम परंपरा को पुख्ता करना होगा। स्वावलंबन इसका बड़ा आधार है, इसलिए हमें पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने वर्ग युद्ध, हड़ताल, मजदूरी पर अपनी बेबाक राय रखी है। अधिकार या कर्तव्य, बेकारी का सवाल। गांधी लिखते हैं कि हड़ताल वर्तमान असंतोष की निशानी है। भारत का मजदूर वर्ग सलाहकारों और पथ प्रदर्शकों की दया पर आश्रित है ना। और इस तरीके से ये जो उन्होंने बहुत सारे बिंदु लिखे हैं, वे आज जो विचार उन्होंने यहाँ पर दिए हैं अपने आलेखों में, तब 1920 और 40 के बीच में, तो वो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। बहुत सारी बातें आज भी प्रासंगिक लगती है। मशीनीकरण पर वो बहुत ही बेबाकी से कह रहे हैं कि पश्चिम में जमीन ज़्यादा और लोग कम हैं, इसलिए वहाँ मशीनों का बहुत उपयोग समझ में आता है। लेकिन भारत में लोग ज़्यादा हैं, जमीन कम है, तो लोगों को काम मिलना चाहिए। मशीनों की तुलना में लोगों को ज़्यादा काम मिलना चाहिए। इसलिए स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, स्थानीयता को बढ़ावा देना होगा और स्वावलंबन के विचार पर चलना होगा। श्रम की महत्वता पर वे जोर देते हुए कहते हैं कि आटा स्वयं पीसना चाहिए, ताज़ा खाएंगे और श्रम से भी जुड़े रहेंगे। इसी तरह चरखे के महत्व को भी इंगित करते हैं। स्वयं अपने वस्त्र बनाने से विदेशी बाजार पर निर्भरता कम होगी। चावल भी घर में कूटें, शक्कर के बदले गुड़ बनाएं, यानी आत्मनिर्भरता बनाएं। ये कुछ सांकेतिक रूप से उन्होंने कहे और इनमें से बहुत सारी बातें वो खुद पर अप्लाई करते थे, जैसे अपना खाना स्वयं बनाना, अपने लिए सब्जियों का उत्पादन स्वयं करना, अपने लिए कपड़ा स्वयं बिनना, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अपने लिए जूते, चप्पल, सैंडल, खड़ाऊ पहनते थे तो वो सैंडल भी खुद ही कभी कभी अपने लिए बना लिया करते थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें वे खुद पे भी अप्लाई करते थे। यानी कि वे कथनी और करनी के विभेद को एक काफ़ी हद तक अगर किसी ने दूर किया तो वो गांधी ने किया, और हम गांधी के जरिए उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी के बारे में ये कुछ विचार थे। आज बड़ा पाक दिन है, पवित्र दिन है, गांधी जयंती का दिन है। तो गांधी जयंती की बधाई आप सभी को। मैंने आप सबके सामने कुछ बातें अपनी समझ से साझा करने की कोशिश की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।